दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का DLS न्यूज पर एक बार फिर से। आइए, आज तारीख हो चुकी है 23 दिसंबर 2020, दिन बुधवार, और बात करते हैं दोस्तों आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। मुख्य समाचार और हेडलाइंस न्यूज के इस अपडेट में जानेंगे सरकार के कुछ बड़े फैसले हैं, आम आदमी के लिए बहुत सारी महत्वपूर्ण और काम की खबरें हैं। सिलेक्टेड न्यूज हम आपके लिए लेकर आए हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, हाई कोर्ट की तरफ से भी बड़ा फैसला आ रहा, किसान आंदोलन को लेकर भी एक बड़ी खबर है, और साथ ही नए साल को लेकर भी सरकार का नया नियम निकल कर आ रहा। और हाँ, इतना ही नहीं, बोर्ड एग्जाम को लेकर स्टूडेंट्स छात्र छात्राओं के लिए भी अपडेट हैं। तो एक एक करके अपन सभी खबरों को जानेंगे। कोरोना वायरस को लेकर भी खबरें आ रही हैं, तो फटाफट से जान लेते हैं। बिल्कुल इस वीडियो में बने रहेगा मेरे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा, है ना। सीधे बात करें पहले अपडेट की, जहां खबर देखिए, कर्ज में डूबी कंपनियों को राहत मिलेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बड़ा ऐलान किया है। दरअसल केंद्र सरकार जो है ना, वो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के तहत कई सारी कंपनियों को राहत देने की योजना बना रही है। निर्मला सीतारमण ने बताया कि दिवाला कार्यवाही को और 3 महीनों के लिए निलंबित रखने का प्लान बनाया गया, और सरकार के इस कदम से कर्ज लेने वाली ऐसी कंपनियों को राहत मिलेगी जिनका कामकाज कोरोना वायरस की वजह से प्रभावित हुआ है, यानी कि जिनके काम धंधे कंपनियों के कम चल रहे हैं। तो इससे पता एटलीस्ट फायदा किनको होगा? जो कंपनी में काम करने वाले वर्कर्स हैं, कर्मचारी हैं, उनको भी बेनिफिट्स मिलेगा। यानी कि एटलीस्ट देखा जाए तो देश के आम आदमी की जॉब नहीं जाएगी, है ना। मतलब कि सरकार के इस फैसले का असर आम आदमी पर भी देखने को मिलेगा, और साथ ही इकोनॉमी पर तो देखने को ही मिलेगा, क्योंकि जब कंपनियां चलती रहेगी तो अर्थव्यवस्था भी अच्छी रहेगी। तो ये वाकई में गवर्नमेंट का अच्छा फैसला है। और बाकी देखिए आप अगला अपडेट, प्लानिंग ये भी चल रही है कि बुजुर्गों को राहत देने के लिए सरकार जो है इस बार नए बजट 2021 में पेंशनर्स वगैरह के लिए कोई टैक्स छूट वगैरह ये सीमा बढ़ा सकती है। तो ये तो एक्चुअल अपडेट हमें फरवरी में ही पता चलेगा, जब न्यू फाइनेंशियल ईयर का बजट पेश किया जाएगा। तो देखते हैं उसमें सरकार की तरफ से क्या कुछ अपडेट आते हैं। मैं आपको टू द पॉइंट वाइज पूरा बजट की समरी हाइलाइट्स बता दूंगा DLS न्यूज के माध्यम से। और फिलहाल देखिए आप अगली खबर दोस्तों, अब से हर सप्ताह बदलेगी गैस सिलेंडर की कीमतें। दाम घटने और बढ़ने का नया प्लान बना रही है सरकार। जी हाँ, जनरली अगर आपको पता हो तो दोस्तों, पेट्रोल डीजल के रेट्स रोजाना सुबह 6 बजे बदलते हैं, राइट। वहीं सोना चांदी के रेट्स भी डेली चेंज होते हैं, स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग। और ये जो है LPG गैस सिलेंडर, इसकी प्राइस भारत में हर महीने की पहली तारीख को बदलती है, राइट। लेकिन दोस्तों, शेयर मार्केट से जुड़े कई सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनकी प्राइस डेली की डेली चेंज होती है। यहाँ तक कि कई सारे प्रोडक्ट्स की प्राइस तो हर मिनट, हर पल, हर घंटे भी चेंज बदलती रहती है। लेकिन अभी भी LPG गैस सिलेंडर की प्राइस एक महीने में एक बार ही चेंज होती है, राइट, जनरली। लेकिन अब सरकार इसको बदलने का प्लान बना रही है। मिली जानकारी के मुताबिक दोस्तों, सार्वजनिक तेल कंपनियां जो हैं इस तैयारी में जुट गई हैं, और इस समय गैस सिलेंडर रेट्स की समीक्षा हर महीने की जाती है, और उसके बाद कीमतों में बदलाव, कटौती या बढ़ोतरी हो जो भी है होता है। लेकिन अब कंपनियां ये प्लानिंग बना रही हैं कि नई व्यवस्था के तहत वीकली गैस सिलेंडर के रेटों में बदलाव होगा, यानी कि सप्ताह में या तो रेटें बढ़ेगी या तो घटेगी। आपको सप्ताह के सप्ताह बदलाव देखने को मिलेगा, है ना। तो वैसे आपको क्या लगता है, ये अच्छा फैसला होगा या नहीं? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और बाकी देखिए दोस्तों, एक अगली खबर, जिंदगी में किसी हार मानते हुए शख्स को भी हौसला देने वाली खबर है। देखिए जरा, 11 बार असफल रहने के बाद हुए कामयाब। बाड़मेर के गणेशाराम ने शिक्षक भर्ती परीक्षा में टॉप किया। जी हाँ, सक्सेस स्टोरी देखिए जरा इनकी। ये तस्वीर देखकर आपको लग रहा होगा दोस्तों कि ये कोई स्टूडेंट्स नहीं, बल्कि एक कोई बड़ा आदमी, मतलब ज्यादा उम्र का आदमी लगता है, राइट। लेकिन भले ही इनकी उम्र बढ़ गई हो, लेकिन इनका हौसला नहीं घटा। जी हाँ, राजस्थान राज्य के बाड़मेर जिले के रहने वाले हैं, गणेशाराम इनका नाम है। इन्होंने दोस्तों शिक्षक भर्ती यानी कि टीचर की जो रिक्रूटमेंट होती है उसके लिए 11 बार असफल रहे। 11 बार फॉर्म भरा इन्होंने, लेकिन 12वीं बार ये दृढ़ निश्चय से आखिरकार अपनी सफलता में हासिल करने में कामयाब हो ही गए। और सबसे अच्छी बात पता है क्या, 12वीं बार इन्होंने शिक्षक भर्ती परीक्षा में 18वीं रैंक हासिल की है। जी हाँ, मतलब कि अच्छी रैंक भी हासिल की है। मतलब देखिए दोस्तों, मतलब बार बार मेहनत करने पर सफलता मिलती है ना, वो वाला एग्जाम्पल यहाँ पर कितना अच्छा शूट होता है। पहले इन्होंने 3rd ग्रेड की शिक्षक परीक्षा में 3 बार एग्जाम दिए थे, 2nd ग्रेड में 3 बार दिए, फिर 1st ग्रेड में 5 बार असफल हुए। ये सब एग्जाम में असफल फेल रहे हैं, और फिर भी गणेशाराम ने हार नहीं मानी, और आखिरकार फाइनली वो 1st ग्रेड में 18वीं रैंक से सिलेक्टेड हुए हैं। तो वाकई में मेनी कांग्रेचुलेशन टू गणेशाराम। और इससे स्टूडेंट्स को मोटिवेशन भी जरूर मिलेगा, छात्र छात्राओं को एक हौसला मिलेगा कि हमें एग्जाम में अगर आप 1-2 बार 10 बार भी फेल हो गए ना, तो भी टेंशन ना लेने का, समझ रहे हो ना। अगर आपका टारगेट, अगर आपका लक्ष्य है वहां का भी सॉलिड है, तो फिर आप उसको गेन करके रहोगे। यही चीज, यही हौसला देने के लिए मैंने आपको ये खबर भी बताई है। और चलिए फिलहाल अपन बात करें अगली खबर में, जहां अपडेट देखिए, महाराष्ट्र में मुंबई हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला है। मृत जानवरों के ख्याल रखना MAPA के तहत अपराध नहीं माना जाता है। मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने कहा कि महज मृत पशु की ख्याल रखने से महाराष्ट्र पशु संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अपराध नहीं बनता। कल ही अदालत ने ऐसे किसी मसले पर सुनवाई की और इसके बाद ये फैसला दिया। और बाकी देखिए अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला अमेरिका का सर्वोच्च
सम्मान जिसका नाम है दोस्तों लीजन ऑफ मेरिट। जी हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया और पीएम मोदी बोले इसके बाद कि मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। ये अमेरिका का सबसे सर्वोच्च सम्मान है। जिस तरह से भारत का भारत रत्न वगैरह ये बड़े बड़े सम्मान है ना, उस तरह से अमेरिका का सर्वोच्च हाईएस्ट प्राइज है ये, जो देश में या तो सरकार के प्रमुख नेता को दिया जाता है या तो कोई आर्मी वगैरह का जो होता है देश में उन्हीं को दिया जाता है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि भारत के प्रधानमंत्री को ये सम्मान मिला है, तो वाकई में दुनिया भर में इनका नाम भी हुआ। और इनका नाम नहीं हुआ बल्कि दोस्तों भारत का नाम हुआ। आपको पता होगा पीएम मोदी का नाम तो हुआ ही है, साथ में भारत का नाम भी हुआ। तो ये हम सभी भारतीय नागरिकों के लिए भी बड़े ही गौरव की बात है। अगर आप एक इंडियंस हैं तो इसी बात पर तो एक लाइक तो बनता है यार, आपको लाइक करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। लाइक कर दो फटाफट से। और अपन सीधा आगे बढ़ते हैं अगली खबर में, जहां अपडेट देखिए आप। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि सरकार किसी भी चुनौती से निपटने और रिसर्च का वातावरण सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही समुदाय को भारत की प्रतिभा में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया, वैश्विक समुदाय को यानी कि विश्व को, दुनिया भर को। और उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी चुनौती से निपटने और अनुसंधान का वातावरण सुधारने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 4 दिन के भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के 6ठे संस्करण का उद्घाटन किया उन्होंने। और उसके बाद संबोधन में उन्होंने कहा कि आज विज्ञान की सबसे बड़ी दीर्घकालिक चुनौती उच्च गुणवत्ता वाले युवाओं को आकर्षित करना और उन्हें रोके रखना। और उन्होंने ये भी कहा दोस्तों कि भारत का विज्ञान काफी अच्छा है। और बाकी अगली खबर देखिए आप। भारतीय रेलवे ने भी बड़ी खुशखबरी दी है। यात्रियों की सुविधा के लिए कुछ स्पेशल ट्रेनें शुरू की जाएगी। कौन कौन सी ट्रेनें किस किस रूट पर चलेगी तो इसका लेकर टाइम टेबल भी यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ ट्रेनों की टाइमिंग सुपरफास्ट ट्रेन है। ये हर मंगलवार और शनिवार को ये ट्रेनें चलेगी और बाकी इनका रूट वगैरह क्या रहेगा तो ये जानकारी आप स्क्रीन पर चेक कर लीजिएगा। ओके, और साथ ही अगला अपडेट देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल के बाद अब 26 दिसंबर को असम जा रहे हैं अमित शाह। कांग्रेस के कई विधायक भाजपा में शामिल भी हो सकते हैं, इस तरह की भी प्लानिंग चल रही है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, क्योंकि पॉलिटिकल चर्चाएं भी साथ के साथ चलती रहती हैं और राजनीति में चुनाव वगैरह की तैयारियां भी साथ में चल रही हैं। और इसका जिम्मा केंद्रीय मंत्री मतलब गृह मंत्री अमित शाह संभाले हुए हैं। अब वो दोस्तों 26 दिसंबर को असम दौरे पर जाने की प्लानिंग में है। इस दौरान असम में 2021 विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस समेत कई विपक्षी विधायकों और नेताओं के भाजपा में शामिल होने की संभावना भी रही है। और चलिए फिलहाल बात करें अपन अगली खबर में, जहां अपडेट देखिए आप कि दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा में 2 बैंकों का विलय अब कंप्लीट हो चुका। ग्राहकों पर इसका क्या असर पड़ेगा तो आपको पता होगा हाल ही में सरकार ने प्लानिंग भी बनाई थी और आखिरकार फाइनली वो सारी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर देना बैंक और विजया बैंक का विलय कंप्लीट हो गया। हालांकि 1 अप्रैल 2019 से ये शुरू था, लेकिन अब आखिरकार फाइनली पूरा हो चुका है। 3898 ब्रांचों का एकीकरण दिसंबर 2020 में कंप्लीट हो गया। यानी कि अब देना बैंक और विजया बैंक के ग्राहक जो है वो बैंक ऑफ बड़ौदा के सभी 8248 ब्रांच तथा 10,318 एटीएम्स का फायदा उठा पाएंगे। तो अगर आपका भी इन तीनों में से किसी भी बैंक में खाता है ना, तो अब आपको तीनों ही बैंकों के किसी भी स्टेशन पर सभी सर्विसेज अवेलेबल मिल जाएंगी। समझ रहे हो ना, मतलब तीनों ही बैंक के किसी भी एटीएम पर भी, तीनों बैंक के किसी भी बैंक ब्रांच में भी आप आपके एनी बैंक अकाउंट को एक्सेस कर पाओगे। ठीक है ना। हालांकि दोस्तों खबर ये भी है कि बैंकों की प्लानिंग है, अब ग्राहकों को नए अकाउंट नंबर भी दिए जाएंगे। लेकिन आपको जो कोई भी इंफॉर्मेशन है बैंक की तरफ से, अगर बैंक ब्रांच के एड्रेस कोड में, बैंक ब्रांच के IFSC कोड में वगैरह में कोई भी बदलाव होता है ना, तो आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन SMS के जरिए दे दी जाएगी। तो बिल्कुल आप चेक करते रहें और बाकी आपके अकाउंट में ऐसा कोई इश्यू नहीं आएगा, आपका काम पूरा होता रहेगा। ओके, और बाकी देखिए दोस्तों अगली खबर कि जनवरी से ट्रैक्टर के दाम भी बढ़ाने जा रही महिंद्रा कंपनी। लागत मूल्य में ज्यादा बढ़ोतरी के चलते ये फैसला लिया गया। अगर आप किसान भाई लोग हैं और ट्रैक्टर वगैरह लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं ना, तो आप 1 तारीख से पहले ले आए, क्योंकि महिंद्रा के फिर ट्रैक्टर्स की रेटें भी बढ़ने जा रही। ठीक है ना। और वैसे भी कई सारी कारों वगैरह की 4 व्हीलर 2 व्हीलर की रेटें भी 1 तारीख से बढ़ने जा रही है। खबर आज ये भी देख सकते हैं आपके टाटा मोटर्स और BMW वगैरह, मतलब बड़ी लेवल से करके छोटी लेवल तक की सभी कंपनियां जो है ना दोस्तों अपनी कारों को महंगी करने जा रही है 1 तारीख से, है ना। तो कहने का मतलब सिंपली यही कि अगर आप प्लानिंग में हैं आपके कि न्यू ईयर पर कोई गाड़ी उठानी है वगैरह, आप उसको पहले से बुक कर लें। चाहे आप उठा नहीं न्यू ईयर पर लें मुहूर्त के हिसाब से, लेकिन आप बुक अभी ही कर लें तो ज्यादा बेटर होगा, आपको थोड़ा बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है ना। और बाकी दोस्तों अब बात करते हैं अपना आज के मौसम समाचार को लेकर वेदर न्यूज अलर्ट है। देखिए जरा 6 राज्यों में अब पड़ेगी हाड़ कंपाने वाली ठंड। 3 दिनों के लिए अलर्ट भी जारी हो चुका। जी हाँ, पूरे उत्तर भारत में सर्दी का तांडव जारी है और आने वाले दिनों में बर्फीली हवाएं लोगों को तंग कर सकती हैं। भारतीय मौसम विभाग ने अपने ताजा अपडेट में कहा कि अगले 3 दिनों में कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है और इसी वजह से भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 6 राज्यों में भयंकर सर्दी का अलर्ट भी जारी किया। IMD के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, NCR, चंडीगढ़, पश्चिम उत्तर प्रदेश और बिहार में अगले 2 दिन हाड़ कंपाने वाली ठंड पड़ सकती है और इस दौरान शीतलहर भी चल सकती है। खबर देखिए और एक कि उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड। राजधानी दिल्ली में भी 4 दिनों के लिए शीतलहर का अलर्ट है दोस्तों। और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में भी इस दिन से बदलेगा मौसम, बारिश और बर्फबारी के आसार भी चल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के कई शहरों में पारा 0 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच चुका और बर्फबारी के चलते यहाँ
यहाँ पर हालात काफी ज्यादा गंभीर भी चल रहे हैं। संपूर्ण भारत के आज 23 दिसंबर 2020 के मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें तो वैसे तो अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है। हालांकि फिर भी तमिलनाडु और केरल के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है और बाकी पूर्वी मध्य प्रदेश, बिहार, गंगे, पश्चिम बंगाल और आंतरिक उड़ीसा में एक दो स्थानों पर शीतलहर की स्थितियां जारी रहेगी। तेलंगाना के कई हिस्सों में अगले 2 दिनों तक शीतलहर की स्थिति भी बनी रहेगी। बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना भी है। तो ये कुछ मसला चल रहा है। और वहीं सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट को लेकर बात करें तो कई दिनों की बढ़त के बाद आज सस्ता हुआ गोल्ड, चांदी में मामूली गिरावट देखी गई। नई रेट क्या तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक तो सराफा बाजार में सोने के रेट में 243 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट आई, ठीक है ना। और उसके बाद अभी सोने का रेट चल रहा है 49,653 रुपए प्रति 10 ग्राम। और वहीं चांदी की बात करें तो चांदी में 216 प्रति किलोग्राम की गिरावट की खबर है। और उसके बाद अभी चांदी का रेट 67,177 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। ओके, और वहीं नजर डालते हैं अब कोरोना से जुड़ी कुछ खबरों में, जहां अपडेट देखिए। कोरोना का नया स्ट्रेन को लेकर उत्तर प्रदेश में अलर्ट है, मतलब कि नया स्ट्रेन जो आया ना ब्रिटेन से हाल ही में। उसके बाद यूपी सहित कई सारे राज्यों में अलर्ट है। आपको पता होगा महाराष्ट्र में कल ही कर्फ्यू, रात्रि कर्फ्यू लागू कर दिया गया। और बाकी अब उत्तर प्रदेश में भी हर एक विदेश से आए लोगों की कोरोना जांच कंपलसरी कर दी है। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से ये आदेश दे दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों कोरोना को लेकर एक खबर ये भी है कि ब्रिटेन से भारत आए 10 यात्रियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से हड़कंप सा मच गया। सरकार ने कहा कि नए स्ट्रेन की पुष्टि हालांकि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन फिर भी ब्रिटेन से मतलब जितने भी लोग आ रहे हैं वो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। तो ये वाकई में चिंता का विषय है। हालांकि सरकार ने ब्रिटेन से आने जाने वाली फ्लाइट्स वगैरह पर अभी रोक लगा ही दी है, तो नए यात्री नहीं आ जा सकेंगे। लेकिन फिलहाल जो ये आए उनका स्टेटस यही रहा। और बाकी दोस्तों नए साल के ऊपर कोरोना में पार्टियां वगैरह कैसे रहेगी, तो राजस्थान और तमिलनाडु में तो न्यू ईयर पार्टी को लेकर बैन लग ही चुका और भी कई राज्य सरकारें बैन लगाने की कोशिश में है, क्योंकि दोस्तों देश भर में राज्यों ने नए साल को लेकर कोरोना गाइडलाइंस जारी कर दिए और लोगों से घरों में ही रहने की अपील भी की है। होता यूं है ना कि त्योहारों की तरह ही वापस न्यू ईयर पर सभी लोग मिलेंगे जुलेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान तो रखेंगे नहीं, न्यू ईयर की पार्टियां करेंगे और कोरोना बढ़ जाएगा। फिर हमें 2-3 जनवरी तक देखने को मिलेगा कि वाकई में बहुत ज्यादा केसेस वापस बढ़ने लगे, आने लगे। रात की बात है क्योंकि कोरोना के आंकड़ों में बहुत दिनों के बाद अब धीरे धीरे गिरावट देखने को मिल रही है। तो इस गिरावट को हमें और ज्यादा गिरावट बनाते बनाते शून्य तक ले जाना है। यह हम सभी का फर्ज है दोस्तों, एक भारतीय नागरिक होने के नाते। सो प्लीज आप भी इस मिशन में मदद करें और सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह बनाए रखें और कोरोना को बढ़ाने में आप कतई अपनी भूमिका ना निभाएं, ठीक है ना। और बाकी अगली खबर देखिए दोस्तों, पोल्यूशन की वजह से भी देश को 2,60,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा। 16 लाख से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है इस पोल्यूशन की वजह से। हाल ही में ग्लोबल डिजीज बर्डन स्टडी में ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने प्रदूषण को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया। स्टडी के मुताबिक दोस्तों भारत में पिछले कुछ सालों में प्रदूषण की वजह से 16 लाख से भी ज्यादा लोगों की जान गई। और हाँ, इतना ही नहीं दोस्तों, प्रदूषण की वजह से भारत को 2,60,000 करोड़ रुपए का नुकसान भी हुआ और ये नुकसान भारत की GDP के लगभग 1.4% जितना है। कई बच्चों की मौत वक्त से पहले होने की वजह से भारत को 2,880 करोड़ रुपए का नुकसान अलग से हुआ। अब प्रदूषण की वजह से सबसे ज्यादा आर्थिक नुकसान दिल्ली को ही हो रहा है, क्योंकि दिल्ली में पोल्यूशन सबसे ज्यादा बढ़ता है। और ऐसे में आपसे रिक्वेस्ट ये है दोस्तों कि प्रदूषण बढ़ाने के कोई भी काम ना करें आप, जैसे कि आप पॉलिथीन वगैरह को बाहर जलाएं नहीं और पराली वगैरह नहीं जलाएं अगर आप खेती बाड़ी करते किसान भाई लोग हैं तो, क्योंकि प्रदूषण कितना देश को अंदर ही अंदर नुकसान पहुंचा रहा है, खाए जा रहा है। ये एक इनडायरेक्टली नुकसान है जो दिखता नहीं है कि हाँ ये हार्मफुल है, लेकिन बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है और हमें इसको भी मिल करके खत्म करना, समझ रहे हो ना। और बाकी दोस्तों भारत में आज के ताजा कोरोना आंकड़ों की अगर बात करें ना तो लगभग देखिए भारत में पिछले 24 घंटों में 23,800 से भी ज्यादा मामलों की बढ़ोतरी हुई। इसके बाद कुल मामलों की संख्या यानी कि कुल संक्रमितों की संख्या जो है ना वो 1,99,300 से भी ज्यादा पहुंच चुकी है। ऑलमोस्ट 1,01,00,000 समझ सकते हैं आप मामले भारत में हो चुके हैं, जिसमें से 2,87,000 एक्टिव केस चल रहे हैं यानी कि सक्रिय हैं, जिनका भी इलाज चल रहा है, जबकि 96,62,000 से भी ज्यादा मरीज ठीक भी हो चुके हैं। इस वायरस के कारण भारत में मरने वालों की संख्या का कुल आंकड़ा 1,46,476 तक पहुंच चुका। तो ये तो रहा भारत में आज का ताजा कोविड डेटा, राइट। वहीं किसान आंदोलन को लेकर खबर चल रही दोस्तों की किसान आंदोलन से व्यापार को 14,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। अब आखिर जरूरी सामान किस तरह से पहुंच रहा, तो दरअसल आपको पता होगा राजधानी दिल्ली में लगभग 26 दिन हो गए हैं किसान आंदोलन को और इसकी वजह से देश के व्यापार को करोड़ों का नुकसान भी हो रहा। फार्मर बिल के विरोध में राजधानी दिल्ली सहित हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के किसान लंबे समय से विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं और इस प्रदर्शन में व्यापार को करीब अब तक 14,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। और ऐसे में दोस्तों कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि केट ने किसान नेताओं और केंद्र सरकार से आग्रह किया कि इस प्रदर्शन को जल्द से जल्द शांत कराया जाए और किसी भी तरह से इस मामले को निपटाने की अपील की है। जी हाँ, दिल्ली, यूपी सहित हरियाणा, राजस्थान सभी व्यापारियों ने सिंधु बॉर्डर पर बैठे किसानों से ये डिमांड की है कि जल्द से जल्द इस मसले को सुलझाएं और सरकार वगैरह और सुप्रीम कोर्ट से भी कहा कि इस मामले को किसी भी तरह से शांत किया जाए। तो देखना ही है दोस्तों कि अब सरकार क्या फैसला लेती है और किसान भाई लोग आखिर किस बात पर मानने को तैयार होते हैं और आखिर
सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी इस मसले पर क्या फैसला आता है। जो कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा DLS न्यूज के ऊपर। और फिलहाल अगली खबर देखिए आप। एक अच्छी खबर है, कोरोना वायरस के असर के बाद 2021 में खूब नौकरियां भी मिलेगी और अच्छी सैलरी भी ऑफर होगी। जी हाँ, कोरोना वायरस महामारी के दौरान घर से काम करने की नई व्यवस्था यानी कि वर्क फ्रॉम होम अपनाई थी कई कंपनियां। उसके बाद दोस्तों साल 2021 में नई नियुक्तियां करने और कर्मचारियों को बेहतर मेहनताना यानी कि सैलरी देने को लेकर आगे बढ़ रही है। PTI की खबर के मुताबिक कोरोना वायरस महामारी का भारतीय रोजगार परिदृश्य पर काफी बुरा असर पड़ रहा है और कंपनियों के लिए उनके कर्मचारियों का घर से काम करना और दूर रहकर भी ऑफिस का काम करने की नई व्यवस्था सामान्य बन गई है। ऐसे में दोस्तों कुल मिलाकर के बात तो तय है कि साल 2021 में काफी कंपनियां रिक्रूटमेंट हायर करेगी और सैलरी भी अच्छी खासी देगी, तो अच्छी बात है, इससे बेरोजगारी एटलीस्ट कम होगी। और साथ ही अगली खबर आप देख सकते हैं, छोटे शहरों के लिए एक और विमान सेवा भी शुरू हो चुकी है। हमारे देश में एक और एयरलाइंस कंपनी शुरू हो चुकी है। फ्लाई बिग नाम से एक कंपनी है, उसको सरकार की मंजूरी मिल चुकी है। हालांकि ये विमान शुरुआत में सप्ताह में 3 दिन इंदौर रायपुर के बीच हवाई सेवा की सुविधा देगी और जनवरी 2021 में सप्ताह के 7 दिन इंदौर रायपुर के बीच हवाई सेवा की शुरुआत रोजाना हो जाएगी। देश में जल्दी एक और एयरलाइंस की दस्तक होने वाली है। यही बिग फ्लाई के नाम से एयरलाइंस कंपनी शुरू होने जा रही है। इसे संजय मंडाविया शुरू करेंगे। संजय मंडाविया ने जेट एयरवेज को खरीदने की भी कोशिश की थी पर वो सफल नहीं हो पाए और अब आखिरकार उन्होंने खुद की कंपनी खोल ली है। 30 दिसंबर से उड़ान भरना शुरू हो जाएगी, है ना। अगली खबर देखिए दोस्तों, 24 दिसंबर को विश्व भारती यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे PM मोदी, यानी कि कल ही ये संबोधन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन स्थित विश्व भारती विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे। तो ये PMO की प्लानिंग है। और साथ ही अगली खबर देखिए आप, अगर महिला खुद शादी और धर्म परिवर्तन करे ना तो फिर दखल अंदाजी की जरूरत नहीं है। कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से शादी धर्म परिवर्तन को लेकर एक फैसला सुनाया गया है। अहम फैसला ये हाईकोर्ट का कहना दोस्तों कि अगर कोई वयस्क महिला एडल्ट लेडी जो है ना वो अपनी पसंद से शादी और धर्म परिवर्तन का फैसला करती है और फिर पिता के घर में नहीं आती है तो फिर इसमें दखल अंदाजी की कोई जरूरत नहीं है। लाइव लॉ की वेबसाइट के मुताबिक हाईकोर्ट ने ये बात सोमवार को एक केस के सुनवाई के दौरान कही थी। हाईकोर्ट की इस बेंच में न्यायमूर्ति संजीव बनर्जी और अरिजीत बनर्जी भी थे। अच्छा दोस्तों, हाईकोर्ट के फैसले की बात हो रही तो देखिए जरा, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई। हर जिले में एक तो भ्रष्टाचार निरोधक अदालत लगाई जाए और 100 रुपए की नोटबंदी भी की जाए। जी हाँ, भारत के सभी जिलों में 1 साल के अंदर अंदर प्रत्येक मामले को निपटाने के लिए जनादेश के साथ भ्रष्टाचार निरोधक अदालतों की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। और दलील में कहा गया दोस्तों की मामलों के लंबे समय तक लंबित रहने और कमजोर भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों के कारण कल्याणकारी योजनाओं और सरकारी विभागों में से कोई भी भ्रष्टाचार मुक्त नहीं है। इसके कारण भारत अवैध हथियार के मामले अवैध आवर्जन में पहले स्थान पर है, इरादतन हत्या और यातायात से संबंधित मौतों में दूसरे नंबर पर है, CO2 उत्सर्जन में तीसरे और दास्ता सूचकांक में चौथे स्थान पर है। और इसके अलावा याचिका ये भी बताती है कि काले धन के खिलाफ मजबूत लड़ाई के लिए 100 रुपए से अधिक के करेंसी नोटों की नोटबंदी भी की जानी चाहिए। 100 रुपए से ज्यादा बड़ी की मुद्रा को वापस लेने की बात कही गई है, मतलब कि 500, 2000 के नोट जो अभी चल रहे हैं उनको वापस सरकार को बंद कर देना चाहिए। इस तरह की याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है। अब देखना ये होगा कि माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से इस याचिका पर सुनवाई कब होती है और कब क्या फैसला आता है। मैं आपको बताऊंगा जरूर अपडेट DLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल कुछ एजुकेशनल शिक्षा से संबंधित खबरों पर नजर डाल लेते हैं। एक तो बोर्ड एग्जाम्स पर बड़ा फैसला आ रहा कि शिक्षा मंत्री ने कहा मौजूदा हालात को देखते हुए फरवरी तक नहीं होगी CBSE की परीक्षाएं। ये बयान निकल कर आ रहा। हालांकि केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मंगलवार को इस बारे में जानकारी दी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि CBSE की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर ऐसा लग रहा है कि फिलहाल फरवरी तक कोई योजना नहीं है। देखते हैं आगे और क्या अपडेट है तो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, और एक खबर देखिए, मध्य प्रदेश बोर्ड ने भी किया परीक्षा के पैटर्न में बदलाव। अब पूछे जाएंगे 30% वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आएंगे 30% तो, और साथ में 30% सब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे और 40% तार्किक समझ परख के प्रश्न होंगे। ये एक बड़ा बदलाव किया गया यहाँ के सिलेबस में, बोर्ड एग्जाम के सिलेबस में, ताकि स्टूडेंट्स जो है रट करके नंबर नहीं लाए बल्कि समझ करके एजुकेशन को पढ़े, है ना। और इसके अलावा राजस्थान के रीट एग्जाम को लेकर भी खबर है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में अब राजस्थान के अभ्यर्थियों को मिलेगी खास तरजीह। रीट के सिलेबस में भी बड़ा बदलाव की सरकार तैयारी कर रही है। जी हाँ, दरअसल राजस्थान सरकार ने रीट परीक्षा में एक और बड़ी राहत दी है। ग्रेजुएशन के वेटेज मार्क्स को कम कर दिया। 25 अप्रैल को होने जा रही राजस्थान पात्रता अध्यापक परीक्षा को लेकर एक बड़ा ऐलान किया गया है। राज्य सरकार अब रीट और स्नातक के अंकों में राहत देने जा रही है। रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा में अब अंकों के वेटेज में बड़ी राहत दी गई है और रीट के फाइनल सिलेक्शन में जहां 90% परीक्षा में प्राप्त अंकों का आधार रहेगा तो वहीं स्नातक के अंकों का आधार 10% कर दिया गया। पहले रीट परीक्षा के 17% और स्नातक के 30% अंकों के आधार पर चयन हुआ करता था, लेकिन अब इसको 90 और 10 कर दिया। यानी कि अब मेन डिपेंड किस पे करेगा, रीट के एग्जाम पर ही डिपेंड करेगा, ना कि ग्रेजुएशन के एग्जाम पर। समझ रहे हो ना। तो ये एक सरकार ने बड़ा बदलाव किया है वेटेज सिस्टम में, जो पहले 70-30 का था तो उसको 90-10 कर दिया। और इसके अलावा एजुकेशन को लेकर एक खबर ये भी, राजस्थान राज्य में जल्द ही सेना भर्ती
भर्ती भी शुरू होने जा रही है। तो जो लोग इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं राजस्थान राज्य से, जो स्टूडेंट्स, उनके लिए राहत की बात है। कई सारे जिलों में अलग अलग भर्तियों की प्लानिंग चल रही है। राजस्थान सहित देश भर में सेना की बड़ी भर्ती होने वाली है। सेना भर्ती रैली 2020-21 का कैलेंडर भी जारी कर दिया गया और पूरे देश में सभी राज्यों में सेना के विभिन्न पदों के लिए ये रैलियां आयोजित की जाएगी। राजस्थान में सबसे ज्यादा 5 भर्ती रैलियां आयोजित की जानी है। इसको लेकर डिटेल्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और अगर आप भी सेना की आर्मी की तैयारी कर रहे हैं ना, तो राजस्थान में किस किस तारीख पर ये रैलियां किस डेट में प्रस्तावित हैं, तो देख सकते हैं आप। 10 से 23 जनवरी, 3 से 15 फरवरी अलवर जिले में, जयपुर में 8 से 19 मार्च, उदयपुर में 5 से 16 अप्रैल, अजमेर में 3 से 14 मई वगैरह वगैरह। ठीक है। और एक खबर देखिए एजुकेशन से संबंधित की MHT CET MBA एडमिशन को लेकर अपडेट है। जी हाँ, दरअसल महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल ने MBA MMS ने प्रवेश परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के चेक कर लीजिएगा। CETCELL.MAHACET.org पर ऑफिशियल साइट पर चेक करने को मिल जाएगा। और बाकी और एक खबर ये है दोस्तों कि JSC बोर्ड ने भी हाई स्कूल और 10+2 स्कूलों में जाड़े की छुट्टियों को रद्द कर दिया है कि सर्दी की छुट्टियां इस बार झारखंड बोर्ड एग्जाम वगैरह में देखने को आपको नहीं मिलेगी। और बाकी इसी के साथ ही अगली खबर पर बात करते हैं, जहां टेक्नोलॉजी को लेकर एक खबर देखिए दोस्तों। आप कपड़े धोने और सुखाने के लिए धूप का इंतजार भी आपको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सैमसंग एक नया स्मार्ट एयर ड्रेसर लेकर आया है, जिसमें सिंपली आपको हैंगर पर कपड़े टांकने हैं और अपने आप साफ हो जाएंगे, सूख भी जाएंगे। खास करके सर्दियों और बारिश के दिनों में जो कपड़े सुखाने की प्रॉब्लम होती है ना, तो वो सैमसंग कंपनी ने एक नया गैजेट्स लॉन्च किया। बहुत जल्द ये गैजेट्स आपको मार्केट में देखने को भी मिलेगा 24 दिसंबर के बाद से, है ना। और ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, छोटे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो ये फिनिश होता है। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा दोस्तों की आपने सबसे पहले टच मोबाइल कब खरीदा था। टच एंड्रॉइड मोबाइल सबसे पहले आपने कब खरीदा था, तो कमेंट में मुझे बताइए किस साल खरीदा था। देखते हैं दोस्तों कि आखिर हमारे GLS न्यूज के जो फैमिली मेंबर्स हैं, दोस्त हैं, मित्र, भाई लोग हैं, कितने समय से टच मोबाइल चला रहे हैं, पता तो चले ना। और बाकी इसके साथ ही इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और अगर आप GLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए ना, तो फिर क्या करना आपको पता है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है, ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। ओके, थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।